रामलाल को एचपी गैस एजेंसी की नौकरी से निकाल दिया गया क्योंकि रामलाल सिलेंडर को ठीक से घुमा नहीं पाया था। रामलाल आया मेरे पास, एमआर सर मुझे ना चीजों को घुमाना सिखाओ, किस तरीके से चीजों को घुमाया जाता है और रोटेट करने के लिए, घुमाने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है। क्योंकि सर 12th क्लास में ना रोटेशनल मोशन मैंने छोड़ दिया था। बेटा अगर ये गलती आप भी अपने जीवन में करते हो तो आगे जाके आपको घुमाने में दिक्कत आएगी, चाहे वो किसी भी चीज को घुमाना हो। अगर आप घुमाना चाहते हो तो घुमाने के लिए रिक्वायरमेंट की जरूरत होती है, कंसेप्ट आना चाहिए कि घुमाया कैसे जाता है। तो देखिए इसको समझने के लिए मैंने एक एग्जांपल लिया, देखो ये नट बोल्ट बना है। नट बोल्ट देखा होगा ना, हर चीज को कसा जाता है नट बोल्ट से। अब ये नट बोल्ट को खोलना है, अगर तुम इसको पकड़ के ही करोगे, फोर्स लगाओगे तो ये खुलेगा नहीं, घूमेगा नहीं। इसको घुमाने के लिए क्या चाहिए? रिंच चाहिए। रिंच समझते हो, जिसको पाना भी कहते हैं। ये देखो, ये चाहिए अपने को, रिंच चाहिए। देखो इधर, ये देखो रिंच चाहिए। ये क्या है बेटा? ये है आपका रिंच, जिसको आप पाना भी कहते हैं। ऐसा ही होता है रिंच? रामलाल कहता नहीं सर ऐसा तो नहीं होता, हमारा रिंच तो ऐसा है। ये कौन सा रिंच है सर? हमारा रिंच तो ऐसा है। ये रहा सर हमारा रिंच, ऐसा है सर हमारे घर में रिंच। तुम्हें देख के नहीं लग रहा कि रिंच अजीब सा है? इतना छोटा रिंच लेकर रामलाल क्या करेगा? इतना छोटा है क्या तेरा? इससे घुमा लेगा तू? मतलब फील करो इस बात को, महसूस करो बस कि ये तुम्हें नहीं लग रहा कि अजीब सा, ऐसा इतनी छोटा सा कैसे होगा? हाँ, छोटा सा नहीं होता, बड़ा रिंच चाहिए तुम्हें। ये है बड़ा रिंच। मतलब अगर इतना छोटा हो, मान लो इतना छोटा है तुम्हारा, और यहां पे तुम मान लो कि फोर्स लगाते हो, यहां पे फोर्स लगाते हो, तो यहां पे फोर्स लगाने की वजह से तुम्हें लगता है कि यहां से पकड़ के इसको घुमाओगे घूम जाएगा? आसानी से नहीं। मतलब घुमाने का कष्ट उतना ही ज्यादा होगा जितना फोर्स एक्सिस ऑफ रोटेशन, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट ये नट बोल्ट घूमना है। तो जितना ज्यादा पास से घुमाओगे, यहां से पकड़ के घुमाओगे, मजा नहीं आएगा, मुश्किल होगा घुमाना। घुमाने का कष्ट ज्यादा होगा, उतना ही घुमाना आसान होगा जितना आप दूर से जाके इसको घुमाओगे, जितना दूर से जाके घुमाओगे। अगर आप यहां से पकड़ के घुमाते हो तो आसानी से घूम जाएगा। अब यहां इंपॉर्टेंट बात समझना, किसी भी चीज को घुमाने के लिए दो चीजों की जरूरत होती है। किस बात की जरूरत होती है? रोटेशनल इफेक्ट पैदा करने के लिए, रोटेशनल मोशन इंट्रोड्यूस करने का जो कॉज है उसको हम कहते हैं टॉर्क। टॉर्क है ना, रोटेशनल इफेक्ट। और वो रोटेशनल इफेक्ट डिपेंड करता है फोर्स, कितना फोर्स लगाया और कितना दूर जाके लगाया, कितना दूर जाके लगाया। अगर तुम इसको महसूस करना चाहते हो तो काम करो ना यार, नेट बोल्ट से खेलो, तब समझ आएगा, तुम्हें सामने दिखाई देगा। नीट की कसम है तुम्हें, नीट की कसम है तुम्हें, मेरी बात नहीं मानोगे, नीट की कसम है। कहीं ढूंढो यार, नट बोल्ट घर में पूरी जगह पे कहीं ना कहीं लगा होता है। रिंच घर वालों से मांग लो कि रिंच मुझे रोटेशनल मोशन सीखना है, टॉर्क का फील लेना है, तो टॉर्क का फील लेना है तो ये करो। अगर ये नहीं मिल पा रहा तो एक और तरीका बताता हूं। क्या तुम्हारे घर में गेट है? घर है, कमरा है, गेट है? अगर गेट है तो उसमें हैंडल लगा होगा, देखिए ये मान ले ये गेट है ऐसे। अब ये गेट किस एक्सिस के अबाउट घूमता है सर? इस एक्सिस के अबाउट घूमता है गेट, ऐसे ऐसे घूमता है गेट, ऐसा ही गेट लगा है। अब हैंडल उसका कहां लगा? यहां पे लगा सर, हैंडल यहां पे लगा, हैंडल यहां पे लगा है, ठीक है। अब इसको पकड़ के ऐसे खींच, जैसे ही खींचेगा तो ये इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट घूमता है। यही तो है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट घूमता है। अब मैं तुम्हें एक बात बताऊं, एक काम करो, तुम घर वालों को बोलो कि ना सर, सर नहीं पापा, ये गेट का ना डिजाइन पसंद नहीं आ रहा, ये जो हैंडल लगा है ना इसको उखाड़ के इस हैंडल को मैं यहां लगाना चाहता हूं, लगवा दे, इस हैंडल को उखाड़ के यहां लगवा दे। कूट दिया जाए घर में। ये क्या कर दिया? ये कौन सी फिजिक्स पढ़ रहा है, कहां से पढ़ रहा है? जिससे पढ़ रहा है उसको पकड़ के लाओ, तुम्हें सिखाता हूं कि सही चीज से। ऐसा मत कर देना, डिजाइन के चक्कर में ना बहुत पंगा हो जाएगा। यहां अगर तुमने लगा दिया ना, इसको पकड़ के जीवन भर खींचता रहेगा, गेट नहीं खुलेगा। मतलब ये इत्तेफाक नहीं है। अच्छा, बीच में भी नहीं लगाते, यहां भी लगा देते हैं क्या? नहीं, हमेशा और हमेशा हैंडल को दूर ही क्यों लगाते हैं? बताओ, हैंडल को दूर ही क्यों लगाते हैं? क्योंकि जितना ज्यादा एक्सिस ऑफ रोटेशन से जितना ज्यादा दूर जाके मैं फोर्स लगाऊंगा उतना ज्यादा आसान होगा चीजों को घुमाना। तो किसी चीज को घुमाना चाहते तो किसी भी तरीके से ना उसे रिच फंसाओ या डंडा लगाओ या रॉड लगाओ, जितना ज्यादा दूर जाके घुमाओगे ना उतना आसानी होगा। जितना पास से घुमाओगे दिक्कत है। दिक्कत कब होगा? जब एकदम पास पास से घुमाओगे। दूर जाके घुमाओगे ना, दूर रहो तो सुरक्षित रहोगे, तो दूर जाके आसानी से चीजों को घुमाया जाता है। तो दो चीजों पे डिपेंड करता है रोटेशनल इफेक्ट।
किसी चीज को घुमाने के लिए दो चीजें चाहिए, आपके बल तो चाहिए, दूसरी बात वो बल को जितना ज्यादा दूर जाके लगाएंगे, किससे दूर, एक्सिस ऑफ रोटेशन से, एक्सिस ऑफ रोटेशन से। मतलब ये जो आर लिखा है आपने डिस्टेंस, ये है पोजीशन, असल में पोजीशन किसका, पोजीशन ऑफ फोर्स फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। अब तुम तो ठहरे रामलाल कह रहे ठीक है मैं फोर्स लगाऊंगा, लिया रामलाल यहाँ पे और इसको यहाँ पर के इस तरह फोर्स लगा दिया, कि इस फोर्स से ये नट घूम जाएगा क्या? रामलाल इसको लगा दिया, अब रामलाल ही लगा के घुमाऊंगा इसको, को अंदर धक्का देना तो नहीं खुलेगा। फोर्स भी लगा है रामलाल, महसूस कर इस बात को, फोर्स भी लगाया है। हाँ सर कैसे घूमेगा? 99% बच्चों को समझ आ रहा होगा, 1% तो बचते हुए सारे टाइप के बच्चे होते हैं, ए टाइप, बी टाइप, सी टाइप, डी टाइप, तो कई बच्चे कई टाइप के होते हैं ना, तो कुछ एबीसी टाइप के बच्चे होंगे जिनको नहीं समझ में आ रहा, ये भी नहीं समझ में आ रहा, लेकिन तुम्हें इतना तो फील हो रहा कि अगर ये रिंच यहाँ पे फंसा के रामलाल अंदर की तरफ धक्का दे फोर्स से, रामलाल अंदर की तरफ धक्का दे फोर्स से, तो ये रिंच हो सकता है कि इस रिंच से ये नट टूट जाए लेकिन घूमेगा नहीं। हाँ सर कैसे घूम जाएगा यार, नहीं समझ रहा है? ऐसे ऐसे फोर्स लगाऊं, ये फोर्स यहां पे जाके सीधा यहां पे जाके इफेक्ट डाल रहा, तो टूट जाएगा लेकिन घूमेगा नहीं। क्यों नहीं घूम रहा? फोर्स नहीं लगाया मैंने, लगाया क्या मैं डिस्टेंस नहीं लगाया जाके, सर डिस्टेंस पे भी लगाया, तो दिक्कत क्या रही? दिक्कत ये रही कि ये है तुम्हारा पोजीशन वेक्टर, अभी तो बताया था, पोजीशन ऑफ फोर्स ऑफ एप्लीकेशन, मतलब पोजीशन ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन से आर लेते हैं हमेशा, जिसके अबाउट बॉडी घूम रही होती है, जिसको आप एक्सिस ऑफ रोटेशन मानते हो, वहां से पोजीशन वेक्टर लेते हो। अब पोजीशन वेक्टर एफ के बीच में एंगल है 180 डिग्री, महसूस करो इस बात को, बताओ थीटा क्या है? 180 डिग्री, तो टॉर्क हो गया 0, मतलब घूम नहीं पाएगा। अच्छा सर उल्टा कर दूं तो थीटा हो गया 0 डिग्री, अभी भी घूम नहीं पाएगा, तो इसे रिंच को फंसा दे और इसको यहां खींच ले, ऐसे घिएगा तो ये खींचता हुआ चला जाएगा, रिंच घूमेगा कैसे? मतलब सर एक बात को और डिपेंड कर रही है, फोर्स भी लगाया, डिस्टेंस भी लगाया, लेकिन अगर ये थीटा 0 है तो फोर्स 0 हो जा रहा है, तो किस चीज से मल्टीप्लाई कर दूं मैं इक्वेशन में कि थीटा 0 होने से फोर्स 0 आ जाए? सोच किस चीज से मल्टीप्लाई करूं? इसकी वैल्यू थीटा 0 पे 0 हो जाती है, सर थीटा 0 पे 0 हो जाता है साइन, इसीलिए टॉर्क तीन चीजों पे डिपेंड करता है, टॉर्क तीन चीजों पे डिपेंड करता है, फोर्स, कितने डिस्टेंस पे फोर्स लगाया है, और फोर्स और डिस्टेंस के बीच में एंगल क्या है। वो टॉर्क मैक्सिमम कब होगा? जब आप पोजीशन वेक्टर से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगाएंगे, और जब भी दो फिजिकल क्वांटिटी मिलकर तीसरा डिफाइन कर रहा हो, यहां पे फोर्स और आर दो मिलके तीसरा डिफाइन कर रहा है, और वो दोनों जो मिल रहे हैं वो परपेंडिकुलर वाले मिल रहे हैं, बोल रहा है कि हम जब पैरेलल होते हैं ना तो हम कुछ कर ही नहीं पाते हैं, होते हैं बहुत तरह के जीवन में लोग होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जब हम साथ साथ होते हैं तो पूरे बढ़िया से काम हो पाता है, और कुछ कहते हैं नहीं एक इधर है एक इधर है, तो हम दोनों मिलकर ना एक ऐसा चीज डिफाइन करेंगे जो हमारा परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो, तभी मजा आएगा, ऐसे ऐसे हो तो मजा नहीं आता, ऐसे ऐसे में हो ही नहीं पाता, होता है अलग अलग लोगों का अलग अलग तरीके से होता है, ऐसे ऐसे में हो ही नहीं पाता, ऐसे ऐसे करते तो हो जाता है। अब ये दोनों मिलेंगे, कौन? फोर्स और पोजीशन, पोजीशन मतलब जहां पे फोर्स लगा है एक्सिस ऑफ रोटेशन, वो पोजीशन वेक्टर है, तो फोर्स और पोजीशन वेक्टर मिलेंगे, लेकिन पैरेलल वाले मिलेंगे तो बोले मजा ही नहीं आया, ऐसे में मजा नहीं आता इनको, इनको ऐसे में मजा आता है। अच्छा मतलब ये ऐसे एक दूसरे से परपेंडिकुलर मिलकर डिफाइन होते हैं, हाँ अभी तो साइन थीटा है, और जब भी परपेंडिकुलर कंपोनेंट मिलके इफेक्टिवली किसी चीज को डिफाइन कर पाते हैं, दो वेक्टर का परपेंडिकुलर कंपोनेंट, पोजीशन वेक्टर एंड फोर्स कंपोनेंट का परपेंडिकुलर वैल्यू मिलके किसी चीज को डिफाइन करते हैं, तो उसमें आता है साइन थीटा, और वो क्रॉस प्रोडक्ट से डिफाइन होता है। तो यहां पे फॉर्मूला टॉर्क का क्या हो जाएगा? टॉर्क का फॉर्मूला हो जाएगा, देखो टॉर्क इसको कहते हैं अपन मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स मतलब रोटेशनल फोर्स भी कहते हैं इसको, रोटेशनल फोर्स, रोटेशनल फोर्स, फोर्स का काम क्या होता है? स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करना, टॉर्क का काम क्या है? रोटेशनल स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करना, इसलिए इसको कहते हैं अपन रोटेशनल फोर्स, टॉर्क, मोमेंट ऑफ फोर्स, सब इसी का नाम है। अब ये डिफाइन कैसे हो जाएगा? ये डिफाइन हो जाएगा टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, टॉर्क इज इक्वल टू क्या डिफाइन हो जाएगा? आर क्रॉस एफ। जब भी
दो फिजिकल क्वांटिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट ही इफेक्टिवली डिफाइन हो पाता है, तो वहां पे क्रॉस प्रोडक्ट यूज करते हैं। आर क्रॉस एफ को क्या लिख सकते हैं, आर एफ साइन थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन आर एंड एफ, एंगल बिटवीन आर एंड एफ, एंगल बिटवीन आर एंड एफ। इस चीज को और अच्छे से पहले फील करते हैं। देखो ये ले लिया मैंने एक और रेंज और नट, वहां तो फील कराने के लिए लिया था। अब यहाँ पे मान लो मैं फोर्स इधर लगाऊं, इधर बेटा फोर्स लगाता हूं मैं एफ, और एक्सिस ऑफ रोटेशन ये रहा, यहां से बेटा देखो ये है इसकी पोजीशन वेक्टर आर, ये इसका पोजीशन वेक्टर आर। जिस पॉइंट पे आप फोर्स लगाओगे उसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर एक्सिस ऑफ रोटेशन से देखते हैं। कहां से देखते हैं रामलाल, एक्सिस ऑफ रोटेशन से देखते हैं। एक्सिस ऑफ रोटेशन आप कहीं भी मान सकते हैं, आपकी मर्जी। चीजें किसके अबाउट घूम रही है उसके अबाउट आप एक्सिस ऑफ रोटेशन मान लो, या किसी के अबाउट नहीं भी घूम रही बॉडी रेस्ट में, तो मान लो कि अगर इसके अबाउट घूमता तो इसके अबाउट टॉर्क लिखना। टॉर्क हमेशा किसी पॉइंट के अबाउट डिफाइन होता है। एक बेसिक डिफरेंस समझिएगा, किसी बॉडी पे फोर्स लगा तो लगा, फोर्स एफ हो गया, इधर लगा बस मैटर करता है, लेकिन टॉर्क किसी ना किसी एक्सिस के अबाउट डिफाइन करते हैं, तभी तो आप पोजीशन वेक्टर ले पाएंगे एक्सिस रोटेशन से फोर्स का। अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे फोर्स लगा है, इसी पॉइंट के अबाउट टॉर्क बताओ, ये भी एक सवाल है। इसी पॉइंट के अबाउट टॉर्क वो पूछ दिया, इसी पॉइंट पे फोर्स लग रहा है, तो इस पॉइंट से फोर्स की डिस्टेंस बोलो क्या हो गई, जीरो, तो टॉर्क जीरो। हमेशा और हमेशा फोर्स एक्सिस ऑफ रोटेशन पे अगर लग गया तो टॉर्क जीरो जाएगा, क्योंकि एक्सिस ऑफ रोटेशन से जितना दूर पोजीशन वेक्टर पे डिपेंड करता है, तो टॉर्क उतना ज्यादा। अगर आर जीरो तो टॉर्क जीरो। अब मैंने यहाँ पे फोर्स लगाया तो सही, लेकिन ये फोर्स का दो कंपोनेंट होगा, एक होगा आगे एफ कॉस थीटा जो कि पोजीशन वेक्टर के पैरेलल है, इसमें मजा ही नहीं है। एक होगा एफ साइन थीटा जो पोजीशन वेक्टर के परपेंडिकुलर, तो इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करते हैं, आर इंटू एफ साइन थीटा, और आर इंटू एफ साइन थीटा का मतलब होता है क्रॉस प्रोडक्ट में ऐसा होता है। तो देखो परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ एफ टू आर, देखो एफ का परपेंडिकुलर कंपोनेंट ले लिया आर के, इंटू आर मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या डिफाइन हो जाएगा, ये टॉर्क बन जाएगा। सर यहाँ पे तो डॉट प्रोडक्ट जब लेते थे तो किसी का भी कंपोनेंट दूसरी की तरफ लो और उससे मल्टीप्लाई कर दो। जैसे डॉट प्रोडक्ट लिया था, ये ए है और ये बी है और ये थीटा है, तो ए का कंपोनेंट बी की तरफ लो, ए cos थीटा आएगा, ए cos थीटा इनटू बी कर दो, या बी की कंपोनेंट ए की तरफ लो तो बी cos थीटा इनटू ए कर दो, तो बात वही है। यहां भी सेम चीज है। अब मान लो बेटा ये है तुम्हारा फोर्स और यार, मैं आर का दो कंपोनेंट ले, एक आर का कंपोनेंट यार sin थीटा, देखना भाई आर का दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा, एफ का एफ के परपेंडिकुलर, ये होगा एफ सॉरी आर cos थीटा। ये देखना भाई आर का एक कंपोनेंट आर cos थीटा आर sin थीटा, आर cos थीटा से एफ को मजे नहीं आ रहा है, ऐसे ऐसे में मजा ही नहीं आता, कहते घूमेगा ही नहीं। हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, आर का ये कंपोनेंट लेना है और आर sin थीटा इनटू एफ को गुणा कर दो, तो क्या हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा आर sin थीटा इनटू एफ, मतलब परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ आर टू एफ, एफ के परपेंडिकुलर कंपोनेंट इनटू एफ। जरूरत पड़े तो सिंपल सी भाषा ये समझो, टॉर्क इज इक्वल टू आर परपेंडिकुलर टू एफ और एफ परपेंडिकुलर टू आर, दोनों के परपेंडिकुलर वाले को मिला दो, ये खुश हो जाता है और डिफाइन कर देता है टॉर्क को। अगर पैरेलल वाले को मिलाओगे तो रोटेशनल इफेक्ट पैदा नहीं ले पाता। एकदम फील आया यहां से, इसलिए मैं रिंच और पाना का एग्जांपल लेता हूं ताकि बच्चे को ये महसूस हो जाए और बच्चा घर पे करके भी इसको देख ले, ठीक है ना। बताओ टॉर्क क्या है, टॉर्क इज द कॉज ऑफ change in rotational state of the body. Torque is nothing but a cause of change in rotational state of a body. इसको आप मोमेंट ऑफ फोर्स के नाम से भी जानते हैं, इसको आप कह सकते हैं टर्निंग इफेक्ट, टर्निंग इफेक्ट। और टर्निंग इफेक्ट किन बातों पे डिपेंड करती है, कितना फोर्स कितने डिस्टेंस पे और किस तरफ लगाया गया है, एंगल बिटवीन, तीन चीजों पे डिपेंड करता है। धीरे धीरे और अच्छे से हम समझेंगे। ये वेक्टर है और इसका जो डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन परपेंडिकुलर to the plane of force and r, फोर्स एंड आर का जो प्लेन बनेगा उससे परपेंडिकुलर होगा, मतलब ये जो टॉर्क है वो एफ के परपेंडिकुलर होगा। तो आप जब टॉर्क और एफ का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो ये जीरो आ जाएगा। क्यों जीरो आ जाएगा, क्योंकि टॉर्क और एफ एक दूसरे से अगर परपेंडिकुलर है, और डॉट प्रोडक्ट का मतलब होता है टॉर्क एफ कॉस थीटा, टॉर्क और एफ में एंगल थीटा, और cos थीटा यहाँ पे दोनों परपेंडिकुलर, तो दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री और cos 90 जीरो हो जाता है। ये याद रखेंगे अपन। इसका यूनिट क्या होगा, न्यूटन मीटर, और डायमेंशन होगा ml2 t-2, ml2 t-2, ये इसका क्या हो जाएगा डायमेंशन, और न्यूटन मीटर इसका हो जाएगा यूनिट। बेसिक धीरे धीरे अपन इसको सीखते चलेंगे, घबराने की जरूरत नहीं। अच्छा सर परपेंडिकुलर अगर इसका डायरेक्शन है तो
प्लेन के परपेंडिकुलर तो एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा, तो क्या इसको भी एक्सियल वेक्टर कहते हैं क्या? हाँ, जितने भी एंगुलर पैरामीटर है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सीलरेशन, है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो स्केलर है, टेंशन भी कहते हैं उसको, समझाऊंगा क्यों। एक्सियल है ये, मतलब एक्सियल वेक्टर है। एक्सियल वेक्टर का मतलब है डायरेक्शन, डायरेक्शन अलोंग एक्सिस, अलोंग एक्सिस, डायरेक्शन अलोंग क्या हो जाएगा? एक्सिस। जैसे मैं यहाँ पे घुमा के दिखाऊं, ये जब घूमेगा ऐसे घूमेगा तो फोर्स इसी प्लेन में लग रहा, पोजीशन इसी प्लेन में, एक्सिस ऑफ रोटेशन इसके परपेंडिकुलर तुम्हारी तरफ होगा अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो ऐसे। सर टॉर्क का डायरेक्शन निकालने में बहुत दिक्कत आती है, वो मैं आपको समझाऊंगा। पहले मैं थोड़ा सा आपको टॉर्क के बारे में और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। मान लो मैं तुमसे बोलूं कि एक से ज्यादा फोर्स लग रहा है और मुझे नेट टॉर्क निकालना है, तो नेट टॉर्क कैसे निकालेंगे? तो क्या मैं लिख सकता हूं एक टॉर्क नेट बराबर एफ नेट क्रॉस आर नेट। तो सबसे पहली बात ये समझिए कि ये तो सर डायमेंशनली ही गलत है, तो ये फिजिकली ही गलत है। कैसे फिजिकली गलत है? तो ये आपने लिखा है एफ नेट क्रॉस आर नेट, ए क्रॉस बी कभी भी बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होता। ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, क्योंकि डायरेक्शन है इसमें, डॉट प्रोडक्ट में हो जाता है लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में नहीं होता। ए क्रॉस बी का डायरेक्शन अलग होगा, बी क्रॉस ए का डायरेक्शन अलग होगा। वो आर क्रॉस ए होगा, कभी भी बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होता। ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, क्योंकि डायरेक्शन इसमें, डॉट प्रोडक्ट में हो जाता है लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में नहीं होता। ए क्रॉस बी का डायरेक्शन अलग होगा, बी क्रॉस ए का डायरेक्शन अलग होगा। समझ में आया है? कभी भी टॉर्क को आप एफ क्रॉस आर नहीं डिफाइन कर सकते, वो आर क्रॉस एफ होगा। और एक से ज्यादा फोर्स लग रहा है तो सर नेट फोर्स आ जाएगा एफ नेट, और ये हो जाएगा नेट। लेकिन ये भी गलत है। क्यों गलत है? तो इसलिए गलत है कि मान लो किसी बॉडी पे एक्सिस ऑफ रोटेशन से अलग अलग डिस्टेंस पे फोर्स लगा रहा है, तो नेट फोर्स तो चलो निकाल लो, लेकिन आर नेट कैसे निकालोगे? आर नेट का कोई लॉजिक नहीं। तो बेटा मैं जानबूझ के गलत सिखा रहा हूं आपको, ताकि आप बाद में विजुअलाइज कर सके और आसानी से आंसर निकाल सके। अब इस तरह का कोई फॉर्मूला नहीं होता नेट टॉर्क का। नेट टॉर्क को डायरेक्टली नेट फोर्स से आप रिलेट नहीं कर सकते, नेट टॉर्क को डायरेक्टली नेट फोर्स से रिलेट नहीं कर सकते सर। लेकिन नेट टॉर्क अगर निकालना हो तो इंडिविजुअल फोर्सेस का टॉर्क निकाल कर उसको ऐड करें। देखिए मैंने लिखा R1 क्रॉस F1, पहले फोर्स की वजह से टॉर्क, पहला फोर्स एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितने डिस्टेंस पे लग रहा है? R1 पे, पहला फोर्स F1, दूसरा फोर्स R2 into F2, तीसरा फोर्स Rn into Fn। ये है टॉर्क का असल में, नेट टॉर्क का असल फॉर्मूला। अगर मैं कहता हूं कि नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो, नेट फोर्स जीरो एक्ट हो रहा है, देन नेट टॉर्क मस्ट बी जीरो। ट्रू और फॉल्स? तुम बोलोगे सर नेट फोर्स ही और बॉडी पे नहीं लगा तो नेट टॉर्क तो जीरो ही होगा, लेकिन ये फॉल्स है। सर ऐसे कैसे हो जाएगा? नेट फोर्स जीरो लग रहा है, बॉडी पे नेट फोर्स जीरो लग रहा है, मतलब ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम होगा, एक्सीलरेट नहीं करेगा। बॉडी अगर रेस्ट में तो रेस्ट में जाएगा, नेट फोर्स जीरो है, मतलब तुम इस बॉडी को कहीं लेके नहीं जाना चाहते, नेट फोर्स जीरो लगा है तुम्हें, बॉडी अगर रेस्ट में तो रेस्ट में जाएगा, लेकिन नेट टॉर्क भी जीरो हो जाए इस बात की कोई गारंटी नहीं। कैसे सर? ये देखिए, मान लो रामलाल इधर पार्क की तरफ आया, अचानक से उसको पार्क में बबीता दिखी, तो रामलाल तुरंत भागता हुआ आया और पार्क के गेट पे ऐसे फोर्स लगा। तुमने देखा है पार्क यहाँ पे ऐसा हिंज होता है गेट बीच में और ऐसे घूमता होता है, आने वाले इधर फोर्स लगा देते हैं, जाने वाले ऐसे फोर्स लगा लेते हैं। अरे पार्क कभी देखा है? कहाँ, किससे युगांडा वासी से बात कर रहा हूँ, हमारे यहाँ तो नहीं है सर। देख कभी घुमा कर देखिएगा ना सर, घूमने गए थे गार्ड भगा दिया था, तो शक्ल तुम्हारी रामलाल जैसी तो भगा ही देगा। चल यहाँ पे फटाफट देख, अगर तुमने देखा पार्क में तुम्हें कोई दिखी बबीता दिखी रामलाल को, अब ये रामलाल पार्क के गेट पे एफ फोर्स लगा एकदम तगड़े तरीके से, पार्क का गेट इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के बाद घूमता है, बबीता को रामलाल पसंद नहीं, बबीता इधर ऊपर फोर्स लगा दी एफ। जितना फोर्स रामलाल ने लगाया एफ, उतना ही फोर्स बबीता ने ऊपर की तरफ लगा दिया इस पे एफ कॉर्नर पे। तो क्या होगा? नेट फोर्स कितना होगा? इस केस में आराम से सोच के बताओ कि क्या नेट फोर्स जीरो है? यस सर, नेट फोर्स जीरो है। कैसे? रामलाल ने जितना फोर्स एफ नीचे लगाया, बबीता ने ऊपर लगाया, तो ऊपर देख रहे हो ऐसे गेट दिखाई देगा, तो रामलाल ने जितना आगे की तरफ फोर्स लगाया, बबीता ने उतना पीछे लगा दिया, तो नेट फोर्स यहाँ पे जीरो है। बट ये घूम गया, मतलब नेट टॉर्क जीरो नहीं है। तो नेट फोर्स जीरो है और नेट टॉर्क जीरो नहीं, इसी को हम कहते हैं कपल फोर्स। कपल फोर्स, कपल। रामलाल और बबीता की कहानी है। रामलाल जैसे ही गेट के अंदर बबीता को देखा,
के अंदर बबीता को देखा, भागता हुआ आया, फोर्स लगा एफ, उसी इंस्टेंट पे बबीता ने फोर्स लगा एफ, ये पूरा का पूरा गेट खुल जाएगा, बबीता बाहर, रामलाल अंदर, नेट फोर्स 0 है। जैसे तुम अगर किसी बोतल के कवर को भी खोलते हो तो तुम असल में क्या करते हो, देखो तुम क्या करते हो, किसको कहीं लेके नहीं जाना चाहते, इस पे नेट फोर्स 0 लगाते हो, ऐसे इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये कहीं ट्रांसलेट नहीं होता, बट ये क्या होता है, घूम जाता है, देखो ये घूम गया, टॉर्क लग गया, तो घूम रहा है लेकिन कहीं ट्रांसलेट नहीं हो रहा। तो इस केस में नेट फोर्स, जैसे कवर को खोलते हो तो खोल के देखना भाई, ऐसे महसूस करो, खुद करेगा तो फील आएगा, ऐसे कर, ऐसे कर, तो तुम ऐसे कर रहे हो, एक फोर्स आगे और एक फोर्स पीछे, तो नेट फोर्स तुम क्या कर लगा रहे हो इस पे, 0, लेकिन नेट टॉर्क 0 नहीं है। सर आपको कैसे पता नेट टॉर्क दोनों का ऐड होगा, देखो टॉर्क निकालने के लिए आप यूज करेंगे फॉर्मूला आर क्रॉस एफ, ठीक है सर, आर तुम्हारा पोजीशन वेक्टर, तो जब भी तुम्हें टॉर्क की डायरेक्शन निकालनी है तो सबसे पहले फर्स्ट वेक्टर की तरफ हाथ रखो, देखो यहां से आगे आने वाले फिजिक्स में क्रॉस प्रोडक्ट बहुत काम आएगा, मैं क्रॉस प्रोडक्ट भी पढ़ाऊंगा, अभी जनता सर पहले तो वो पढ़ा, मैं पढ़ाऊंगा, ध्यान से सुनो। तुम अगर 12th पढ़े हो तो तुमने पढ़ा होगा एम्पियर सर्किटल लॉ, उसमें लेफ्ट हैंड थंब रूल, राइट हैंड पाम रूल, कई सारे लॉ पढ़ते हैं, सारी बेकार की बातें हैं, एकदम फालतू बातें हैं, ये कोई रूल नहीं पढ़ाऊंगा मैं। सर डायरेक्शन कैसे निकालोगे, चार्ज पार्टिकल पे डायरेक्शन कैसे निकालोगे, सर करंट कैरिंग वायर पे डायरेक्शन कैसे निकालोगे, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे निकालोगे, टॉर्क कैसे निकालोगे, मैं कोई भी थ्योरम यूज नहीं करूंगा, क्योंकि तुम्हें भी लगेगा कि क्या बकवास बात है यार, 10 लोग आके अलग अलग थ्योरम बना देते हैं और असल में 10 का कंसेप्ट एक ही है। तुमने पढ़ा होगा मैग्नेटिज्म में, ईएमआई में, एमईसी में, तो सब कुछ याद रखना पड़ता है, ये करंट बताता है, ये फोर्स बताता है, ये वेलोसिटी बताता है, कब कौन बताता है पता ही नहीं, और कहां घुस जाएगा पता ही नहीं। तो ध्यान से सुन, मैं कोई लॉ नहीं पढ़ाऊंगा, क्यों सर, क्योंकि मुझे पता है सबने बेवकूफ बनना है, सारे इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट बेवकूफ बना रहे थे, और क्या, और तू बन रहा था, इसलिए तो फिजिक्स नहीं आ रहा था तुम्हें। तो असल कहानी बताओ, असल कहानी मैं सुन बताता हूँ, सबने क्या किया है कि मेन क्रॉस प्रोडक्ट के कंसेप्ट को यूज किया है। क्रॉस प्रोडक्ट का मेन कंसेप्ट क्या होता है, सुनो, क्रॉस प्रोडक्ट का मेन कंसेप्ट होता है कि ये है फर्स्ट वेक्टर और ये है तुम्हारा सेकंड वेक्टर और ये है तुम्हारा रिजल्ट। अभी मैं डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ, ये है तुम्हारा रिजल्ट। सबने अपने अपने तरीके से चीजों को समझा है, असल में कहानी सभी एक ही जगह मिल जाती है, तुम देखना, महसूस करना, मैं जो आज बता रहा हूँ ना, अप्लाई करके देखना, सब में आंसर आएगा तुरंत, किसी भी अलग तरह के रूल की जरूरत नहीं, क्योंकि जितने रूल याद करोगे, हर रूल का कंसेप्ट अलग है, कभी ये करंट को बताएगा, कभी फोर्स को बताएगा, कभी वेलोसिटी को बता देगा, कभी मैग्नेटिक फील्ड को बता देगा, नहीं, तो ये मतलब सिर्फ एक बात याद रखो कि जहां भी क्रॉस प्रोडक्ट आएगा, अब इससे आगे वाले फेज में कई बार क्रॉस प्रोडक्ट आएगा, तो उसमें होगा ये फर्स्ट वेक्टर, ये होगा सेकंड वेक्टर, बाएं हाथ लो, जो काम दाहिने हाथ से हो सकता है वो बाएं हाथ से नहीं होता, समझ में आया कि नहीं है, तो दाहिना हाथ लो और इस दाहिने हाथ से फर्स्ट वेक्टर की तरफ उसको प्लेस कर दो आराम से, कहां प्लेस कर दो, फर्स्ट वेक्टर की तरफ प्लेस कर दो, ठीक है सर, फर्स्ट वेक्टर की तरफ प्लेस कर दिया, आर, देखो यहां से आ रही है, हमेशा आर का ओरिजिनेशन मतलब आर जहां से शुरू होगा वो होगा तुम्हारा एक्सिस ऑफ रोटेशन, उसको रख दो आराम से और उसको फोर्स की तरफ घुमा दो। अब घुमाने के लिए जब मैं कैसे कहता हूं तो ज्यादातर लड़कियां इसको ऐसे पकड़ती है, ऐसे, अरे मेरे सीधा कर इसको और घुमा, तो ऐसे घुमा के कहां ले जाएगी घुमा के इसको, ऐसे घुमाना, ऐसे ऐसे, पहले ऐसे कर, खड़े हो जाए, ऐसे कर, ऐसे घुमाना है, एक बार तो घुमाओ, हाँ बेटा आर की तरफ हाथ रख दिया, चलो बेटा घुमाओ, इधर घुमाओ, उधर घुमाओ, ऐ घुमा दिया, ये कौन सा घुमाना है, ये कौन सा घुमाना है, फिर लोग आगे घुमाओ, ये घुमा के कहां ले जाओगे इसको, इसको सीधा ऐसे घुमाना है, ऐसे घुमाना है और हाथ को सीधा रखना है। मैं क्लास में बैठता हूँ, 400 बच्चे बैठे होते हैं, चलो हाथ ऐसे रखो, आधी जनता हाथ अबे सीधा रख, एकदम जहां रखना एकदम सीधा रखना है, तेरा करके नहीं रखना, एकदम सीधा रखना है ऐसे, ये और ये तुम्हारा थंब 90 डिग्री होना चाहिए। तुम्हें थ्योरम बहुत अच्छे से मास्टर सिखाता है, लेकिन फिर भी तुम क्यों नहीं अप्लाई कर पाते हो, क्योंकि तुम्हें हाथ ही रखना नहीं आता, तो पहले हाथ रखना सीखो, तभी तुम आगे कुछ काम कर पाओगे, जब हाथ ही रखना नहीं आता तुम्हें तो कैसे कर पाओगे, समझो पहले स्ट्रेट एकदम ऐसे, समझ में आया कि नहीं है, और घुमाना, जैसे यहाँ पे रख दिया, यहाँ पे रख दिया, और मैं बोलता हूँ कि फोर्स की तरफ घुमाओ, तो अब कुछ जनता यहाँ पे रख के और फोर्स की तरफ है, जब हाथ घूम नहीं रहा तो क्यों घुमा रहे हो इसको, ऐसे हाथ घुमा लेगा क्या, देख तो ऐसे रखता हूं, मैं बोलता हूं चलो आर ऊपर रखो, इधर हाथ घुमाओ, ये टूट जाएगा, मत घुमा, सर कैसे घुमाए, यहां से भगवान ने दिया है ना, ऐसे ऐसे हो जाता है, ऐसे ऐसे कर,
अच्छा सर ये ऐसे घूमेगा बस, हाँ, और वो भी 90 डिग्री पे ऐसे घुमाना, घुमा के इसको अंदर नहीं घुसाना, घुमा के अंदर नहीं घुसाना, 90 डिग्री पे ऐसे ही घुमाना, ठीक है। अब सुनो, आर की तरफ हाथ रखो एकदम सीधा, ठीक है, फोर्स की तरफ घुमाओ, ये ऐसे घूमेगा ऊपर की तरफ। थंब कहाँ है? बाहर, मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज घूमना चाह रहा और बाहर टॉर्क लगा रहा। ये जो टॉर्क लगा एक, इसका वाला टॉर्क, इसका वाला टॉर्क, वो होगा तुम्हारा फोर्स एफ और आर दोनों 90 डिग्री पे है और बाहर की तरफ एंटी क्लॉकवाइज। पता समझ आया कि नहीं है? दूसरा आर इधर रखो हाथ, हमेशा आर ओरिजिन से जाके रखोगे, ओरिजिन पे रखोगे, मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन पे रखोगे। ये आर, फोर्स कहाँ? नीचे। वैसे आर रखो, फोर्स लगाओ नीचे। बताओ टॉर्क कहाँ लगेगा? बाहर की तरफ। टॉर्क कहाँ लगेगा? बाहर की तरफ। तो ये भी टॉर्क एफ आर और ये भी लगा बाहर की तरफ, तो नेट टॉर्क असल में तुम्हारा आ जाएगा 2Fr। दोनों ऐड हो गया, ये ऊपर फोर्स लगा तो भी इसका टॉर्क बाहर, और नीचे फोर्स लगा तो भी इसका टॉर्क बाहर, ऐड हो गया। समझ में आया कि नहीं है? तो नेट फोर्स अगर जीरो हो तो नेट टॉर्क जीरो हो जाए, जरूरी नहीं। चलो दूसरा समझो। अच्छा, नेट फोर्स लग रहा है बॉडी पे, नेट फोर्स लगा तो नेट टॉर्क लगना ही चाहिए, ये भी गलत है। नेट फोर्स लगा तो नेट टॉर्क लगना ही चाहिए, एकदम गलत है। कैसे? देखो, मान लो कि रामलाल और बबीता दोनों पार्क में बैठे, दोनों ही पार्क में बैठे, दोनों में लड़ाई हो गया, दोनों भागना चाहिए पार्क से, दोनों एक समय उठे और भागे। रामलाल ने इधर से फोर्स लगाया एफ, बबीता ने इधर से फोर्स लगाया एफ। ये आर डिस्टेंस पे रामलाल ने फोर्स लगाया एफ और आर डिस्टेंस पे बबीता ने लगाया फोर्स। ये रहा तुम्हारा एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब इस गेट पे कितना फोर्स लगा सर? इस गेट पे जो फोर्स लगा है वो लगा है सर 2F। यस, बहुत सही। और टॉर्क कितना लगा? जो तू पहले लॉजिकली सोच, दोनों तरफ, मतलब तू एक ही तरफ बैठ के और ऐसे फोर्स लगा दो पार्क के गेट पे, तो खुल जाएगा क्या? नहीं सर, क्यों नहीं खुला? टॉर्क जीरो है। अब कैसे टॉर्क जीरो बताता हूं यार, वो फोर्स ऊपर, तो बता इसका टॉर्क किधर होगा? बाहर। और उतना ही टॉर्क, ये देखो आर इधर, फोर्स ऊपर, तो कहां गया टॉर्क? अंदर। उतना ही टॉर्क अंदर है, तो नेट टॉर्क क्या हो जाएगा? जीरो। तो अगर नेट फोर्स लग रहा है तो नेट टॉर्क लगे, ये जरूरी नहीं है। अच्छा, दूसरी बात, मान लो ये यहां पे हिंज किया और यहीं पे मैं इसको फोर्स लगा रहा, यहीं पे फोर्स लगा रहा, एक्सिस ऑफ रोटेशन पे, तो मैंने एक्सटर्नल फोर्स तो इस पे लगाया एक्सिस ऑफ रोटेशन पे, लेकिन एक्सटर्नल फोर्स को अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन पे लगा दूं तो आर जीरो हो जाएगा, इससे टॉर्क जीरो हो जाएगा। तो ये तो महाबकवास है। अगर फोर्स लगे तो टॉर्क लगे, जरूरी नहीं है। टॉर्क जीरो है, नेट टॉर्क नहीं लग रहा, तो उस पे फोर्स भी जीरो लग रहा होगा, ऐसा कैसे हो सकता है? नेट टॉर्क देख, यहाँ पे नहीं लग रहा, देख यहाँ पे नेट टॉर्क बोल जीरो, तो क्या नेट फोर्स जीरो है? नहीं है, ये भी फॉल्स हो गया, ये भी फॉल्स हो गया, ये भी क्या हो गया बोलो? फॉल्स हो गया। ये देखो, नेट टॉर्क नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब टॉर्क लगा है, नेट टॉर्क इट्स नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब टॉर्क लगा है। नो टॉर्क तो तभी लगा होगा जब फोर्स लगेगा ना। देखो यहाँ पे क्या सीखा, यही तो कपल होता है, यही तो कपल होता है कि नेट फोर्स क्या है? जीरो, लेकिन नेट टॉर्क लगा है, तो ये भी गलत हो गया। बच्चे को ये नहीं फील आ रहा होता है, ये फील ही नहीं आ रहा था बच्चे को कि अगर सर नेट टॉर्क लगा है तो नेट टॉर्क तो फोर्स ही लगाया होगा ना। हाँ, फोर्स लगा है, लेकिन दो फोर्स इस तरीके से लग रहा था कि नेट फोर्स जीरो हो गया लेकिन नेट टॉर्क लग गया। नेट फोर्स जीरो हो गया लेकिन नेट टॉर्क, ये भी फॉल्स। ये चारों स्टेटमेंट फॉल्स है। अगर मैं तुम्हें सिंपल टॉर्क साइन थीटा लिख दूं और आगे 4 सवाल करा दूं, ये सारे सवाल तो गलत ही सॉल्व करता। मुझे पता है ना कि बच्चे गलती कहां करते हैं, वो सिखा रहा हूं मैं, वो सिखाते समय का तो संघर्ष करना पड़ेगा तुम्हें और मुझे भी। मैं चाहूं तो मेरा जीवन भी आसान बना सकता हूं, तेरा जीवन भी आसान बना सकता हूं। 2 सेकंड का काम है, तेरा जीवन भी आसान, मेरा जीवन भी आसान, मैं भी खुश, तू भी खुश। बताओ मैं नहीं, और जो तू सवाल करेगा तो तुम्हें दिक्कत होगा, पूरे समझ नहीं आया, सवाल गलत हो रहा है सर। मैं थ्योरी तो बहुत अच्छे से समझ आया, मुझे सर थ्योरी तो इतना अच्छे से समझ आया सर, आपने जब बताया था बहुत अच्छे से समझ आया, लेकिन सवाल नहीं हो रहा। अबे मैंने थ्योरी बताई नहीं तुम्हें। तुम्हें ऐसा लगता है जब फिजिक्स पढ़ते हो कहीं भी XYZ बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में जब बैठ के फिजिक्स पढ़ते हो, तुम्हें लगता है वाह यार समझ आया, फिजिक्स समझ आया, लेकिन सवाल नहीं हो रहा। अबे मास्टर ने तो पढ़ाई नहीं असल चीज, तो मास्टर ने असल चीज पढ़ाई नहीं, क्योंकि उसको पढ़ाने में संघर्ष होता, वो भी संघर्ष नहीं कराया, तुम्हें भी संघर्ष नहीं किया ना, तो उसने पढ़ाने में संघर्ष किया, ना तो तुमने समझने में संघर्ष किया, और सीधा सवाल करने चले जाते हो। बेटा अच्छी चीजें सीखने के लिए थोड़ा समय चाहिए, थोड़ा संघर्ष चाहिए, तो अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर निकाल के रखो। बच्चों कहते हो कि देखो बेटा ये पढ़ो थोड़ा सा, सर समय नहीं है सही इतना। अच्छा, कलेक्टर बन गए हो कहीं के, तुम कलेक्टर बन गए हो, मतलब एकदम इतने बड़े रामलाल हो, क्या बोलूं मैं, एकदम एकदम सी टाइप बच्चे हो तुम। तुम्हें 2 घंटा समय नहीं है कि आराम से बेसिक कंसेप्ट को, लेक्चर को ढंग से पढ़ सके, लेकिन तुम्हारे पास 4 घंटे जरूर होते हैं,
उसी सवाल को, उसी सवाल का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए 4 जगह मुंह मारते हो। यही सवाल दे दूं ना, 4 दिन तक परेशान रहेगा। सर आपने टॉर्क तो बढ़ा दिया, लेकिन हमसे ये वाला सवाल नहीं हुआ सर। अबे मैंने पढ़ाई नहीं तुम्हें टॉर्क। टॉर्क का मतलब ये नहीं होता आर क्रॉस एफ। टॉर्क का मतलब होता है उसको फील कर, नेट टॉर्क को समझ, टॉर्क का मतलब समझ, संघर्ष कर। जो सवाल पूछा जा सकता है, सवाल कहां से पूछते हैं? कंसेप्ट पे। कंसेप्ट को ले तेरा, उसको फील कर, थोड़ा समय भी, समय चाहिए। हमेशा बच्चा एक गलती करता है, बेटा तुम मत करो, बच्चा एक गलती करता है, 3 पढ़ने के बेसिक कंसेप्ट को समझने में कम समय देता है, सवाल करने में ज्यादा समय लगता है। सर सवाल की प्रैक्टिस करेंगे सर तभी तो हो पाएगा ना सर। अबे जब कंसेप्ट ही गोल है तेरा, सवाल की प्रैक्टिस कैसे कर लेगा? मेन कंसेप्ट, मेन चीज है कि पहले आप कंसेप्ट को अच्छे से समझे, कंसेप्ट को समझने में संघर्ष करें, तो आपको सवाल करने में दिक्कत नहीं आएगी। कंसेप्ट पढ़ने का टाइम ही नहीं है और सवाल में जाके 4 दिन खराब करना है, पता ही नहीं कौन सा दिमाग काम करता है तुम्हारा। सुन ध्यान से, इफ नो फोर्स इज एक्टिंग ऑन द बॉडी देन टॉर्क मस्ट बी 0। यस ट्रू। अगर कोई फोर्स ही नहीं लगेगा, नेट फोर्स की बात नहीं कर रहा, कोई भी फोर्स नहीं लग रहा, तो टॉर्क नहीं आएगा। यहां पे नेट फोर्स 0 है, नेट फोर्स 0 है, लेकिन फोर्स तो लग रहा था, फोर्स लगेगा तभी तो टॉर्क आएगा। तो फोर्स का लगना जरूरी है, लेकिन नेट फोर्स और नेट टॉर्क के बीच में कोई रिलेशन नहीं होता। अगर तुम्हारा नेट फोर्स 0 है तो टॉर्क बताओ, कुछ हो सकता है। नेट फोर्स है तो टॉर्क बताओ, कुछ भी हो सकता है। नेट टॉर्क लग रहा है तो फोर्स क्या बताओ, कुछ भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। नेट टॉर्क लग रहा है लेकिन नेट फोर्स 0 हो सकता है। लेना देखना, नेट टॉर्क लगा है लेकिन नेट फोर्स 0 है। समझ में आया एकदम अच्छे से? क्रॉस प्रोडक्ट की थोड़ी सी बात की जाए तो क्रॉस प्रोडक्ट, तुम्हें यह समझ आया कि किसी ने भी क्रॉस प्रोडक्ट क्यों डिफाइन किया? क्योंकि कुछ 2 फिजिकल क्वांटिटी ऐसे होते थे जिनको इसमें मजा ही नहीं आता था, जिनको ऐसे में मजा आता था। इनका इन दोनों वाला कंपोनेंट ही मिलकर कुछ कर पाता था, ऐसे वाले में कुछ हो ही नहीं पाता था। इनसे होते हैं, अलग अलग लोग होते हैं, अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी होती है। जैसे वर्क है तो वर्क फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ऐसे ऐसे वाले में ही डिफाइन कर पाता है वो, ऐसे ऐसे वाले इसका ही मतलब निकल पाता है। ऐसे ऐसे अगर कर दो तो कहता है कि नहीं इनका कोई मतलब नहीं, उसको अपन डॉट प्रोडक्ट में ले गए। और ऐसे ऐसे वाले में मजा नहीं आया, ऐसे ऐसे वाले में मजा आया, तो उसको हमने कर दिया कि वो क्रॉस प्रोडक्ट में जाए। तो देखिए ध्यान से, ये रहा ए और बी, इन दोनों के बीच में एंगल है थीटा। तो बी के 2 कंपोनेंट होंगे, बी cos थीटा, और बी का कंपोनेंट होगा बी sin थीटा। अब ए क्रॉस बी का मतलब है कि इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट को लो, ये इधर ए लो, इसका कोई मतलब नहीं, और इधर लो बी sin थीटा, ए बी sin थीटा। और ये जो रिजल्ट आएगा इसका वो होगा वेक्टर। क्रॉस प्रोडक्ट का जो रिजल्ट होता है वो होता है वेक्टर, और ये वेक्टर परपेंडिकुलर होता है ए एंड बी दोनों से, उसके प्लेन से परपेंडिकुलर होता है। तो किसी भी से अगर तुम डॉट प्रोडक्ट ले लोगे, डॉट प्रोडक्ट का मतलब होता है आर और ये है तो वेक्टर ही, इन दोनों के बीच में लिंक है तो इसका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0। ये है तुम्हारे क्रॉस प्रोडक्ट की कहानी। अगर आप मैग्नीट्यूड की बात करोगे, इसके मैग्नीट्यूड की बात करोगे तो बी का मैग्नीट्यूड होगा सिंपल ए बी, मैग्नीट्यूड ही तो लिखा है यहाँ पे, ये डायरेक्शन होता है ए बी sin थीटा, ये मैग्नीट्यूड है। समझ में आया? अब अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट ले सेमी डायरेक्शन आई क्रॉस आई, तो जिधर आई उधर ही आई, फिर बोलना मत ही नहीं या 0 कर लेगा ये। तो वैसे भी आई और आई में एंगल होता है 0, और यहाँ पर जब आप sin 0 लेंगे, sin 0 क्या हो जाएगा 0। आई का मैग्नीट्यूड 1, आई का मैग्नीट्यूड 1, इन दोनों के बीच में एंगल 0, तो sin 0 0, j क्रॉस j 0, k क्रॉस k 0। तो इसमें पैरेलल वाले वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाता है 0। पैरेलल वाले वेक्टर का, जैसे मान लो यहाँ पे लिखा हुआ इफ a क्रॉस b इज 0, a क्रॉस b 0, कैसे 0 हुआ होगा? तो हो सकता है कि थीटा के भी 0 रहा होगा, तो sin 0 की वैल्यू क्या हो जाती है 0। हेंस a is parallel to b, a is parallel to b। तो यहाँ देखो i क्रॉस j क्या होगा, तो ये तुम्हें थोड़ा समझना पड़ेगा। ये मान लो i है, ये तुम्हारा सॉरी ये i है, ये j है और ये k है। तो i से j की तरफ जाते हैं एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी क्लॉकवाइज, तो ये k को डिफाइन करता है। तो i क्रॉस j तुम्हारा हो जाएगा k, लेकिन अपन j क्रॉस i जाओगे, उल्टा जाओगे एंटी क्लॉकवाइज, तो ये डिफाइन कर देगा माइनस k को। k क्रॉस i देखो कहां है k क्रॉस i, k क्रॉस i क्लॉकवाइज तो j को डिफाइन करेगा, ठीक है ना। और यहाँ पे ध्यान से देखो, रफ्तार ही नहीं झेल पाता यार ये, ठीक है। k क्रॉस j बताओ, ये छोड़ो, k क्रॉस j, तो k कहां है देखो, k यहाँ है j यहाँ, उल्टा जा रहा, तो ये आएगा माइनस i। और अगर j क्रॉस k देखोगे, देखो यहाँ j और ये क्रॉस k, तो ये आएगा i। सर हमें ये याद कैसे रहेगा, नहीं करना,
अगर तुम्हें याद रह जाता तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब दिमाग पे जोर ज्यादा नहीं डालना है ना। सर कैसे करेंगे, बताओ तुम कैसे करेंगे, चिंता मत करना। इसको तो ऐसे भी समझ सकता है, आई क्रॉस जे क्रॉस के। अगर तू सेम मैनर में जाएगा, ऐसे आगे की तरफ बढ़ता हुआ जाएगा साइकिल के फॉर्म में ऐसे, तो ये पॉजिटिव डिफाइन होगा। पीछे की तरफ आएगा तो नेगेटिव डिफाइन होगा। जैसे देखिए आई क्रॉस जे तुम्हारा के बनता है, ये तो बात किया था। देख यहाँ पे आई क्रॉस जे बता क्या बनता है, के। यहाँ देख जे क्रॉस के, जे क्रॉस के, तो जे क्रॉस के बनेगा तुम्हारा आई, जे क्रॉस के आई है। देख यहाँ जे क्रॉस के, देखा कहीं क्या जे क्रॉस के आई है। सर्कल में चले ये जरूरी नहीं है, ये साइक्लिक चलता है। अगर ऐसा सीधा आगे चल रहा हो तो पॉजिटिव डिफाइन करेंगे, इसका इसका पॉजिटिव, इसका इसका पॉजिटिव, के क्रॉस आई भी पॉजिटिव, के क्रॉस आई भी पॉजिटिव जी होगा, के क्रॉस आई भी पॉजिटिव जी होगा, ठीक है ना। अगर उल्टा जाओगे तो नेगेटिव होगा, उल्टा जाओगे तो नेगेटिव होगा। और इससे भी आसान तरीका मैंने एक और बताया तुम्हें। क्या बताया सर, आसान तरीका क्या बताया? आसान तरीका ये बताया, मान लो ये रिजल्ट है, ये ए है क्रॉस बी है। फिर से समझो, ये है तुम्हारा फर्स्ट वेक्टर, और फर्स्ट वेक्टर ऑलवेज फर्स्ट वेक्टर। अब तो सेकंड के प्लेस में नहीं रख सकते, वो मतलब ही उल्टा हो जाएगा, डायरेक्शन ही बदल देगा। ये आपका सेकंड वेक्टर, सेकंड वेक्टर इज ऑलवेज सेकंड वेक्टर एंड दिस इज रिजल्ट। तो तुम्हें लेना है दाहिना हाथ, याद रखो, प्लेस योर फोरफिंगर ऑफ अ राइट हैंड इन अ फर्स्ट वेक्टर along द फर्स्ट वेक्टर। और सेकंड वेक्टर मान लो इधर है, तो फिर हाथ को ऐसे नहीं घुमाएंगे। मान लो सेकंड वेक्टर इधर है और तुमने फर्स्ट वेक्टर ऊपर है, तो ऊपर रखा और इधर घुमाना है, तो ऐसे नहीं घुमा सकते। और मैं कहता हूं ना बेटा हाथ घुमा, तो कई बच्चे तो और नमूने होते हैं, ऐसे ही पूरा हाथ घुमा दिया। चल ऐसे कर, हाथ रखा ऐसे, ऐसे कर। घुमाने का मतलब ऐसे ऐसे करना, जैसे मैं वो लोग घुमा होता है ऐसे ऐसे। सर अगर पीछे घुमाना हो तो हाथ को पीछे ले जाके ऐसे करना, तो ऐसे नहीं है, इसी के राउंड फ्लिप होगा हाथ, तो बस समझ कि नहीं है। और हम रिजल्ट को बताएंगे, इसकी प्रैक्टिस करते हैं अपन। लेकिन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से भी क्रॉस प्रोडक्ट किया जाता है, वो सिखा देता हूं एक बार। हालांकि फिजिक्स आज तक 30 साल में इसका यूज नीट फिजिक्स में नहीं हुआ है। नीट के फिजिक्स में 30 साल में इसका कोई यूज नहीं हुआ है। हुआ भी होगा अगर कहीं 30 साल में एक बार, तो ये तो उसी दिन के लिए पढ़ रहा है क्या? समझने की कोशिश कर। मैं जो कहता हूं हमेशा, ये कंसेप्ट का खेल है नीट फिजिक्स, कंसेप्ट लैंग्वेज का खेल है, मैथमेटिक्स का खेल नहीं। अरे भाई मतलब तू केस कर सकता है नीट वाले पे, अगर कोई लेंदी मैथमेटिक्स का सवाल पूछ दिया तो तू केस कर सकता है। मैं सही बोल रहा हूँ, केस करते तू जाके। और वैसे भी नीट अथॉरिटी अपने क्वेश्चन को फ्रेम करने वाले को हाईली इंस्ट्रक्ट करती है, लेकिन फिर भी उसमें दो चार निकल जाते हैं, वो अलग बात है। हाईली इंस्ट्रक्ट करती है कि तुमसे गणित पूछा ही नहीं जा सकता। अगर फिजिक्स में कोई ऐसा सवाल पूछ दिया जिसमें मैथ ज्यादा है, तो तू केस करते जाके। कहां है सिलेबस में मैथमेटिक्स? नीट में तू पढ़ता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, इसमें मैथमेटिक्स आया यार। मतलब मैथ होता है क्या? नहीं, मैथमेटिक्स इज अ लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। अब फिजिक्स की भाषा में बात करने के लिए थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स आना चाहिए। इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि लेंथ, इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल, एक्सपोनेंशियल कुछ भी पूछ लेगा, लॉगरिथमी पूछ लेगा, ट्रिगोनोमेट्री पूछ लेगा, नहीं पूछेगा। पूछ रहा है ना तो वो गलती कर रहा है, सिलेबस में दिया ही नहीं, तूने कभी पढ़ा ही नहीं, ऑफिशियली तेरे सिलेबस में है ही नहीं, कैसे पूछ लेगा यार? कैसे पूछ लेगा? लॉजिकली सोच। नहीं पूछता क्या? अभी तक तुम्हें पता ही नहीं? जाके 20 साल का पेपर देख, पेपर देख पहले, कुछ भी मत पढ़। यू हैव टू बी हाईली सेलेक्टिव। मैं बार बार कहता हूं, कुछ भी पढ़ने से काम नहीं चलेगा। और अगर पूछ दिया तो उसी एक क्वेश्चन के लिए तैयारी कर रहे क्या? पूछ भी दिया ना तो 45 में से एक ही सवाल होगा जो मैथमेटिकली लेंथी होगा। 44 सवाल कंसेप्चुअली टफ होंगे, तुम्हें कंसेप्ट के लिए पढ़ना है। 44 सवाल के लिए पढ़ना है, एक सवाल के लिए नहीं पढ़ना। भाई नीट अथॉरिटी हाईली इंस्ट्रक्ट करती है उनको, कोई भी ऐसा सवाल जो हार्ड मत जा, मैथमेटिक्स वाला नहीं पूछो। तो जानबूझ के जो क्वेश्चन सेट करते हैं वो जानबूझ के, अच्छा मैथमेटिक्स वाला नहीं पूछना क्योंकि इनको मैथ नहीं आता, तो मैं इनको लैंग्वेज में घुमाऊंगा। इनको लैंग्वेज भी कौन सा आता है, कंसेप्ट में घुमाऊंगा, इनको कंसेप्ट भी कौन सा आता है। देखिए अब बेइज्जती हो रही तेरी, कंसेप्ट सीख, लैंग्वेज समझ आई दे। तो इसमें क्या करने वाले हैं अपन, मैट्रिक्स मेथड में पढ़ेंगे। मैट्रिक्स मेथड में क्या होता है कि सबसे पहले आई कैप को उठाते हैं, ये आई कैप है, ये जे कैप है, ये के कैप है। तो सबसे पहले अपन आई कैप को उठाते हैं, इसको मिटा देते हैं, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये होता है ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई। चलो ठीक है सर। फिर अपन माइनस जे कैप उठाते हैं, ठीक है बेटा। फिर अपन मल्टीप्लाई करते हैं इसको इससे, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो हो जाता है ए जेड, सॉरी इसको इससे नहीं, एक्स बी जेड, एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स, ए जेड बी एक्स। फिर अपन आते हैं प्लस के, के आते हैं प्लस में,
हैं, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स, ये करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं अपन, आई कैप उठाते हैं, फिर आई कैप को उठाते हैं तो इसको मिटा लेते हैं, इस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ए वाई बी जेड, देख ए वाई बी जेड, ए जेड बी वाई, फिर माइनस जे कैप उठाते हैं, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, हमेशा पहले इसको लेते हैं फिर इसको लेते हैं, तो एक्स बी जेड, देख एक्स बी जेड और बी एक्स ए जेड, फिर इसको लेते हैं, फिर इससे इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। समझ में आया कि नहीं है? इसको उठाते हैं तो इसको छुपा लेते हैं, इसको इससे, हमेशा राइट से लेफ्ट में जाते हैं, तो इसको इससे, फिर इसको इससे करते हैं, फिर इसको मिटा देते हैं, फिर इसको इससे करते हैं, फिर इसको इससे करते हैं, फिर इसको मिटा देते हैं, फिर इसको इससे करते हैं, इसको इससे करते हैं, चलिए आई प्लस जे माइनस के, बस ये रहा मजदूरी। अब अपन का सवाल करते हैं, इन अ क्लॉकवाइज सिस्टम कौन सा सही है, छोड़ो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज छोड़ो, सही बताओ कौन सा। तो ध्यान से देखो, जे डॉट आई 1 हुए तो गलत है, जे डॉट आई परपेंडिकुलर है, और ये डॉट प्रोडक्ट में cos 90 आता है, सॉरी कॉस डॉट प्रोडक्ट में cos आता है, डॉट प्रोडक्ट ऐसे मैं करके दिखा देता हूँ, देख इधर जे डॉट आई, तो जे का मैग्नीट्यूड 1, आई का मैग्नीट्यूड 1, और इन दोनों के बीच में 90, तो cos 90 हो जाएगा 0, ये 1 दिया मतलब गलत है। जे डॉट जे 0, ये तो 1 होता है, जे डॉट जे ये भी गलत है। के डॉट आई, तो देखो ऐसे लिख लो आई जे के, ये भी नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे देख, ये आई ये जे और ये के, तो ठीक है ना। बता पहले क्या है, के है, तो के की तरफ हाथ रख दे और आई की तरफ घुमा दे, तो प्लस जी आएगा, ये प्लस जी आएगा, मतलब ये सही है, ये प्लस जी आएगा। क्या क्या नहीं समझ में आया, मैंने तुम्हें हाथ घुमाना ही तो सिखाया है, पहले हाथ रखो फिर घुमा दो, हाथ रखो फिर घुमा दो, हो जाएगा काम, हाथ रखो घुमा दो, हो जाएगा काम। हाथ किधर रखोगे, पहले वेक्टर की तरफ, पहला वेक्टर क्या है, के, तो ये अगर आई है ये जे है तो के कहाँ होगा, तुम्हारी तरफ हाथ रखो, और कहाँ घुमाना है सर, आई की तरफ घुमा दो, देखो ऊपर प्लस जी आ गया, सही है। अच्छा ये देखो पहला वेक्टर आई, तो आई की तरफ हाथ रखो, आई की तरफ हाथ रखो, एक ही चीज अच्छे सीखो, आई की तरफ हाथ रखो, जे की तरफ घुमाओ, जे की तरफ घुमा दिया, जे की तरफ घुमा दिया, तो ये किधर आएगा, के, लेकिन ये 1 लिखा है, 1 थोड़ी ना होगा, ये के कैप होगा, ये डायरेक्शन डिफाइन होगा ना, सिर्फ मैग्नीट्यूड थोड़ी ना होगा, ये गलत हो गया, ये सही हो गया। समझ आया अच्छे से। नेक्स्ट देखो, द एंगल बिटवीन m क्रॉस n एंड n क्रॉस m इज 180 डिग्री। ये नहीं आया समझ, आओ समझाता हूँ। मान लो कि m तुम्हारा i है और ये j है, तो i क्रॉस j क्या होता है, कि कैसे होता है बताओ, फिर से इसको फील करो, मतलब जो सही चीज है उसको एकदम महसूस करके करो। पहले वेक्टर की तरफ हाथ रखो, दूसरे वेक्टर की तरफ घुमा दो, j की तरफ, बताओ k कहाँ आएगा, बाहर, हम बाहर, एकदम सही है, तो i क्रॉस j आता है। अब ये कह रहा है n क्रॉस n, मतलब उल्टा j क्रॉस i। अब तुम j की तरफ हाथ रखो, आई की तरफ घुमाओ, तो उल्टा घुमाओगे तो थंब कहाँ गया, देख अंदर, थंब कहाँ जा रहा है, देखना अंदर है, जे की तरफ हाथ रखा, क्योंकि पहले अपन को लिखना है जे और फिर है तेरा आई, तो जे की तरफ हाथ रख, आई की तरफ घुमा, अंदर आ गया, मतलब आएगा माइनस के, तो के और माइनस के बीच में क्या होगा, एंगल 180 डिग्री। समझ आया। अच्छा नीट में एक सवाल पूछा था, नीट में एक सवाल पूछा था कि ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड है वो √3 ए डॉट बी, ए डॉट बी वैसे भी स्केलर प्रोडक्ट होता है, ये डायरेक्शन होता नहीं, इसमें डायरेक्शन होता है, इसने मॉड लिया, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड मतलब ए बी साइन थीटा बराबर √3, ये हो जाएगा ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा, तो ए बी से भी कैंसिल हो जाएगा, कॉस नीचे आएगा, tan थीटा इज इक्वल टू √3 हेंस थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये नीट का पूछा हुआ एक बाहियात सवाल है, एकदम बाहियात सवाल है, कोई खास कंसेप्ट इसमें नहीं लगा। नेक्स्ट देखो, अब वेक्टर ए पॉइंट टुवर्ड्स नॉर्थ, आओ वेक्टर में मजा आएगा, वेक्टर ए पॉइंट्स टुवर्ड्स नॉर्थ, ए वेक्टर किधर है, नॉर्थ की तरफ, तो ऐसे ही तो बनाओगे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, कुछ नहीं करना, दाहिना हाथ लेके रख दो, और कहां, पहले वेक्टर की तरफ, कैसे रखता है पता है ना, ये 4 फिंगर को पहले वेक्टर की तरफ, पॉइंट्स टुवर्ड्स नॉर्थ रखे, नॉर्थ, एंड वेक्टर बी पॉइंट्स अपवर्ड, अपवर्ड का मतलब समझना कहां, बाहर की तरफ, मतलब ये जो बी वेक्टर है ना, ये जो ए वेक्टर है वो कहां है, पहले प्लॉट कर लो अच्छे से, ए वेक्टर नॉर्थ में है, तो ए तुम्हारा हो गया ए वेक्टर नॉर्थ में, और जो बी वेक्टर है ना वो बाहर की तरफ है, आउटवर्ड, तो पहले ए वेक्टर की तरफ हाथ रखो और बी की तरफ घुमा दो, ये ईस्ट आ गया। कितना आसान है, किसी ने अगर बोल दिया ना कि सर ये वाली बात नहीं समझ आई तो वहीं कूटूंगा, लिटा लिटा के मारूंगा, फिर मैं तुम्हें घुमा घुमा के दिखाऊंगा, पकड़ के डंडा पकड़ के ना बांध दूंगा सर में, और वही डंडा घुमा घुमा के समझाऊंगा, फिर हाथ ही रखने नहीं आ रहा तुम्हें, कब सीखेगा, अब नहीं सीखेगा तुम, चल हाथ ला, राइट हैंड रखो, एक कहां है, ए
पॉइंट टुवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ हाथ रख दिया, देख रहे हैं हाथ नॉर्थ की तरफ रख दिया, कहां घुमाना है, वेक्टर बी अपवर्ड, अपवर्ड मतलब प्लेन के बाहर की तरफ, कहां जा रहा था, इसमें इस तरह से होगा, इस तरह से। और इसमें एक और खास बात बताऊंगा, देखो जिधर ए और बी है उसके पैरेलल और एंटी पैरेलल तो रिजल्ट इसका आ ही नहीं सकता, मतलब मुझे पहले ही पता है अगर नॉर्थ में ए तो रिजल्ट नॉर्थ से परपेंडिकुलर होगा ना, तो नॉर्थ सही आंसर होगा ना, तो साउथ सही आंसर होगा, अगर साउथ है तो गलत है, ये गलत ही हो गया, बेस्ट नॉर्थ हो ही नहीं सकता, जो रिजल्ट आएगा ए वेक्टर से परपेंडिकुलर होगा, दो तो गलत ही है, इस और बीच में से सही आंसर लेना तुम्हें, बस गलत भी समझ आना चाहिए, जरूरी है। नेक्स्ट देखो, डायरेक्शन पे समझो पहले, a प्लस बी प्लस सी 0, a प्लस बी इज, अगर a प्लस बी प्लस सी 0 तो c को उधर ले जाऊंगा तो माइनस सी हो जाएगा, तो इनमें से कौन सा सही होगा, a प्लस सी क्या होगा, a प्लस बी माइनस सी होगा, b क्रॉस सी, ये क्या सवाल है, गलत कर दिया कि मैं नहीं समझ पा रहा हूं, एक मिनट को, a प्लस बी प्लस सी इज 0, देन a प्लस बी इज, a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस सी होगा, बस इसमें क्या खास बात है, नहीं ऐसा पूछा जा सकता है कि a प्लस बी क्रॉस सी क्या होगा, समझना थोड़ा सा, मैं सवाल बनाता हूं, इफ, सवाल इसको कंसिडर करो, इफ a वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज 0, 0, देखो इतना तो सवाल दिया हुआ है, देन फाइंड a वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इज, कैसा सवाल हो सकता है, क्रॉस बाहर आना चाहिए, उन्होंने गलती कर दिया होगा, सूखा नशा करके एकदम टाइप करते हैं, देखो इधर, तो अब सॉल्व करोगे अगर, ये सवाल है, सॉल्व करोगे अगर, तो एक बात बताओ, हमें क्रॉस प्रोडक्ट लेना है किसका, a प्लस बी का c के साथ, ठीक है बेटा। अब इस इक्वेशन से अगर तुम समझो, सॉल्यूशन समझने की कोशिश करो, तो तुम साथ में यहाँ पे समझ सकते हो कि a वेक्टर प्लस b वेक्टर को लिख सकते हो माइनस c वेक्टर, ठीक है सर, तो a प्लस b वेक्टर को यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं, माइनस c वेक्टर, और क्रॉस c वेक्टर, c और माइनस c के बीच में एंगल कितना होगा, 180 डिग्री का, तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड, c का मैग्नीट्यूड इनटू c का मैग्नीट्यूड इनटू साइन, क्रॉस प्रोडक्ट मतलब साइन 180 डिग्री, साइन 180 डिग्री क्या होगा, 0, रिजल्ट होगा तुम्हारा 0, समझ आया, कोई खास बात नहीं था, a प्लस बी प्लस सी 0 है, तो a प्लस बी क्रॉस सी की वैल्यू पूछी है, a प्लस बी क्रॉस सी की वैल्यू पूछी, ठीक है ना, a प्लस बी अगर पूछता तो माइनस सी होता, ठीक है बेटा, सही करके मैंने करा दिया, द एंगल बिटवीन द वेक्टर c एंड d इज थीटा, c एंड d के बीच में एंगल थीटा है, देन वैल्यू ऑफ अ प्रोडक्ट c क्रॉस d डॉट d, c क्रॉस d डॉट d, सुनो देख लो ये बात समझना, c क्रॉस d डॉट d, तो जो भी रिजल्ट आएगा, यहां पे देखना, ये जो भी रिजल्ट आएगा c क्रॉस d का, मान लो c क्रॉस d को अपन r मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं और इसको d के साथ डॉट प्रोडक्ट लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा r का मैग्नीट्यूड इनटू d इनटू cos थीटा, इन दोनों के बीच में एंगल, अब जो r होगा d से परपेंडिकुलर होगा, ये तो मैं सिखा रहा हूं, ये जो r होगा वो c और d से परपेंडिकुलर होगा, मतलब d और r के बीच में 90 डिग्री एंगल होगा, क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब ये होता है जो रिजल्ट होता है दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है, तो c क्रॉस d का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा d से परपेंडिकुलर होगा, और तुम d से इसका एंगल देखो तो 90 डिग्री आएगा, तो डॉट प्रोडक्ट में cos 90 क्या होगा, 0, तो आंसर हो जाएगा तुम्हारा फर्स्ट, फील करो इस बात को, बढ़िया सवाल है, इफ द एंगल बिटवीन वेक्टर c एंड d इज थीटा, c और d के बीच में एंगल थीटा, देन द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट c क्रॉस d डॉट d क्या होगा, निकालो, यहां तो देख के आंसर पता चल रहा है, c क्रॉस d, ये जो होगा वो d से 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, ये जो भी आएगा वो d से 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा, और डॉट प्रोडक्ट यहां पे लिया, नेक्स्ट देखो, a particle of mass m has been thrown up with initial speed u, ये बढ़िया सवाल है, टॉर्क लिखने वाला सवाल है, अब टॉर्क लिखने वाले अच्छे सवाल करते हैं, चलो समझना यहाँ पे क्या कह रहा है, a particle of mass m has been thrown up with initial speed u making an angle theta with the horizontal,